बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जमात इस्लामी के साथ हाथ हो गया है इतने लंबे धरने के बाद। यानी 26 तारीख को वो आए थे जुलाई की, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ, उनके कुछ कारकुन गिरफ्तार किए गए, बाद में रिहा कर दिए गए। 35 के करीब कारकुन थे जिनको रिहा किया गया था उस वक्त जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे जमात इस्लामी के और गवर्नमेंट के। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात रखे थे। उन 10 मुतालबात में से कितने मंजूर हुए और कितने मंजूर नहीं हुए और जमात इस्लामी किन शराइत के ऊपर उठकर गई, ये चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले आपको ये एक वीडियो आपने देखी होगी, इसकी ये तस्वीर एक आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है फिर। ये इसमें राणा मशहूद साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब को मैच दिखा रहे हैं। और ये जो भाला फेंकने का मैच था, नेज़ा फेंकने का, ये जवेलियन थ्रो, उसमें होता है। ये ओलंपिक्स के अंदर जीता है अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल। तो एक तो ये अरशद नदीम की अपनी ज़ाती कामयाबी है, ये कोई पाकिस्तान की हुकूमत की कोई कामयाबी नहीं है, किसी इदारे की कोई कामयाबी नहीं है, किसी ने इसके अंदर कोई हाथ नहीं बटाया। वो बंदा बेचारा अकेला धूपों के अंदर प्रैक्टिस करता रहा, वो लगा रहा, हत्ता कि उसके पास ये जो नेज़ा फेंकते हैं ये ख़रीदने के पैसे भी नहीं होते थे। तो इस किस्म की सूरत हाल में इस बंदे ने कोशिश करते ये मुकाम हासिल कर लिया। और आज जो उसकी जीत है और उसकी कामयाबी है, उसके हिस्सेदार बनने के लिए सारे आ गए। कोई 10 लाख रुपए दे के हिस्सेदार बन रहा है, कोई 50 लाख रुपए हिस्सा दे के। और मैं उन लोगों की बड़ी कदर करता हूं जो अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सरकार का पैसा लुटा रहे हैं, तो हसीना वाजिद भी ऐसे ही पैसे बांटती थी। यानी ये अगर सियासतदानों को ये लगता है कि स्पोर्ट्समैन में या खिलाड़ियों में पैसे बांट के वो आवाम को अपने करीब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हसीना वाजिद भी बड़े पैसे बांटती थी, बड़े इनाम बांटती थी, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें उनकी भी आती थी। हसीना वाजिद के आसपास भी एक झुरमट होता था सहाफ़ियों का, जो हर वक्त उनकी तारीफ़ें करता था। जो पाकिस्तान में हुक्मरान ये समझते हैं ना कि सारा कुछ हमारे काबू आ गया है, हसीना वाजिद के भी अपने सरकारी मुल्ला थे जिनको सामने बिठाकर वो जैसी मर्जी बातें कर लेती थी। जब दिल करता था इस्लाम का चूरन भी बेच लेते थे, जब दिल करता सेकुलर भी हो जाते थे। खिलाड़ियों को बिठा लिया, कभी किसी और को, कभी फनकारों को बिठा लिया। तो ये हसीना वाजिद के भी ये सारे चौंचले थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। और वही सारे लोग जो कल तक उनके आसपास घूमते थे, अब वो बांग्लादेश को एक आज़ादी की मूवमेंट के तौर पे देख रहे हैं, जो नौजवानों ने वहाँ पे कर दिया है। बहरहाल ये शहबाज शरीफ की वीडियो जनाब राणा मशहूद साहब ने रिकॉर्डेड वीडियो मुबैना तौर पे दिखाई। शहबाज शरीफ साहब को लाइव मैच तो ये नहीं था। जब देख लिया कि वो प्लेयर जीत गया है, तो मुबैना तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके शहबाज शरीफ के सामने स्क्रीन पर दिखाई गई। और हर जगह इन्होंने इमरान खान की नकल करनी होती है। हमें अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्रिकेट का मैच देख रहे थे और पार्टी के लोग बैठे हुए थे और वहाँ एक सेलिब्रेशन वाला माहौल था। अब ये उसकी नकल करने के लिए, यानी जो काम इमरान खान ने करना है ना, वो शरीफ खानदान ने करना ही करना। सारी जिंदगी इनकी जो है वो नकल करते हुए गुजर गई है। और नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है, और अकल इनमें है नहीं। ये नहीं उठ के सेलिब्रेशन भी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की है, को मुक्के बना के ऐसे ऐसे उसको करंट लग गया, वो दूसरा जो है वो कभी यूं कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। ये क्या चल रहा है भाई? ये किस तरह की सेलिब्रेशन हो रही है? यानी कैमरामैन की तरफ देख के सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैमरामैन को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, और कैमरामैन एग्जैक्टली उसी वक्त वहां पे मौजूद था जब वो रिकॉर्डेड पीस दिखाया जा रहा था। कभी वो कैमरा उधर मोड़ता है टेलीविजन की तरफ, स्क्रीन की तरफ, फिर वो मोड़ता है जनाब ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, फिर थोड़ी सी बेचैनी दिखाता है। ये क्या चल रहा है? ये यानी कोई चीज़ भी इनकी नेचुरल नहीं है, कोई चीज़ भी असली नहीं है, सारा कुछ ही जाली है। आए भी जाली फार्म पे है ना, जाली फार्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनेगी वो तो खुशी भी जाली मनाएगी। इनकी खुशियां जाली, इनके गम जाली, इनकी हमायत जाली, इनकी मुखालफत जाली, ये खुद भी जाली, इनकी हुकूमत भी जाली। ये इनके हालात हैं। अब वहां पे जनाब ये वीडियो जारी कर दी और उसके ऊपर लोगों ने वो लत्ते लिए हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कोई 2-2.5 महीने बाद दोबारा ट्वीट किया, और ट्वीट तो उन्होंने किया अरशद नदीम के हक में, उन्हें मुबारकबाद दी। नीचे लोगों ने मियाँ साहब की वो क्लास ली है, वो क्लास ली है मियाँ साहब की। लोगों ने यास्मीन राशिद साहिबा की तस्वीरें लगा के मियाँ साहब को बताया कि कैसे उन्होंने चोरी की है कौमी असम्बली की एक नशिस्त, और जितना रिकॉर्ड मियाँ साहब का अब तक का सामने है, नीचे लोगों ने भरमार कर दी। मियाँ साहब की वो हालत की लोगों ने कि मियाँ साहब को सोचना पड़ेगा कि क्या उन्हें ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी अब किसी और तरह के हैं। ये वो वाले पाकिस्तानी नहीं है जिन्हें आप इस तरह के ड्रामों से बेवकूफ़ बना लेते थे। लोगों में अब बहुत ज़्यादा शऊर है, और ये वेल अवेयर्ड है, ये हर चीज़ के बारे में जानते हैं, इन्हें पता है। इसी तरह की बातें जो ये लोग कर रहे हैं ना पाकिस्तानी नौजवानों के बारे में,
मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस तरह की बातें पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में कर रही है, ऐसी ही बातें बांग्लादेश की अशराफिया बांग्लादेश के नौजवानों के बारे में करती थी। लेकिन बांग्लादेश के नौजवानों ने उससे दिलबर्दाश्ता होने की बजाय मुकाबला किया और अशराफिया को काबू करके उनको, जो उनका जिन था, उसको बोतल में बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी मुल्क इंसाफ के साथ और कानून के साथ चलेगा। अब पाकिस्तानी नौजवान क्या करते हैं ये हम देख लेंगे। नौजवान आजकल बड़े मैसेजेस तो बहुत भेज रहे हैं, मेरा मोबाइल भरा हुआ होता है, बहुत मैसेजेस भेज रहे हैं नौजवान, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है नौजवानों की एक्टिविटीज़ से। तो नौजवान बड़े मुतहर्रिक हुए हैं पाकिस्तान में, उन्हें एक नई वजह मिली। और याद रखिएगा, ये जो अगस्त का महीना होता है ना हमारे इस रीजन में, ये तहरीकों के आगाज़ का महीना होता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इंडिया की भी इवन। ये तहरीकों के आगाज़ का महीना इसलिए होता है कि अगस्त के बाद, बारिशों के बाद मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगस्त में जो तहरीक बनती है, यहाँ पे यौम आज़ादी पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी इसी महीने के मिड में 14 और 15 को, फिर सितंबर और अक्टूबर में जाके मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है। जो तहरीक अगस्त में शुरू होती है वो अप्रैल तक जाती है, मार्च और अप्रैल तक। तो ये 8 महीने 7 महीने बड़े मुश्किल होने वाले हुकूमत के लिए, हुकूमत को लग पता जाएगा। अब जरा देखें जमात इस्लामी के मुतालबात क्या थे और मंजूर कितने हुए, इसके बारे में मैं आपको, बल्कि हम लिखा हुआ भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपके सामने आ जाए कि एक्चुअली जमात इस्लामी ने क्या कहा था और लोगों को क्या कहकर लेकर गए थे और जमात इस्लामी ने हासिल क्या किया है। तकारीर में कुछ और चीज़ें भी थी, यानी वो कहते थे कि 1300 सीसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो एक्चुअली 10 मुतालबात 10 जमात इस्लामी ने पेश किए थे, हुकूमत के सामने रखे थे कि इन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो ज़रा मुतालबात आप देख लें, फिर बताता हूँ उनमें कितने मंजूर हुए हैं। नंबर 1, हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देगी। यानी जो लोग 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उनका बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। आधा बिजली का बिल उन्हें मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। क्या ये शर्त मंजूर की गई? तो जवाब है नहीं। दूसरी शर्त, हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर देगी और कीमतों में इजाफा वापस ले लेगी, यानी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। क्या पेट्रोल सस्ता हो गया और पेट्रोलियम लेवी पे जो पेट्रोलियम की लेवी जो है ख़त्म हो गई? तो जवाब है नहीं। नंबर 3, जो लोग खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत की चीज़ें बाजार से ख़रीदते हैं उनकी कीमतों में फिल फौर 20% तक कमी लाई जाएगी। क्या ये हुआ? तो जवाब है नहीं। नंबर 4, स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरन ख़त्म किए जाएंगे। बच्चे पढ़ते हैं ना, कागज़, पेंसिल, पेन, बाकी चीज़ें, स्टेशनरी जो तालीम से मुताल्लिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। और ये टैक्स जो लगा है ये IMF ने लगवाया टैक्स। हुकूमत पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले IMF को कहा था ये टैक्स ख़त्म कर दें और हमें मौका दे दें, ये टैक्स के साथ हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो IMF ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था, लिहाजा ये टैक्स पाकिस्तान ने लगाया हुआ है। जमात इस्लामी का ये वाला मुतालबा भी मंजूर नहीं हुआ। 5वां मुतालबा, हुकूमती अखराजात कम किए जाए और गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। अभी जो इन्होंने सरकारी मुलाजमीन को जो अपने मनपसंद है उनको कैसे कैसे बोनस दिए, उनकी खबरें मैं आपको पढ़ के सुना रहा था थोड़े दिन पहले। मैं आपको बता रहा था कि जरदारी साहब ने ऐवान सदर का खर्चा बढ़ा दिया है, वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ा दिया है, वजीर आला ने वजीर आला हाउस का खर्चा बढ़ा दिया है। इनके लोग गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, स्पीकर के लिए नई गाड़ी 10 करोड़ रुपए की वीगो डाले बहुत सारे साथ आ रहे हैं। तो खर्चा तो ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, कम कहाँ कर रहे हैं। तो इन्होंने खर्चा इतना बढ़ा लिया है, क्या वो 35% कट लगा? तो जवाब है नहीं। नंबर 6, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। क्या IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं हुए। क्या डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म हो गया? तो जवाब है नहीं हुआ। 7वां मुतालबा, IPPs के साथ किए गए मुआहदों का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। हाँ, इस मुतालबे में हुकूमत ने वादा किया कि हम ये करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ इस पे। और ये मुआहदे जो ख़त्म हो जाएंगे वही ख़त्म हो जाएंगे और कुछ को जो है वो कोई ना कोई रिलीफ दे के बीच में से निकाल देंगे, लेकिन ये मामला भी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 8, ज़राअत और सनत पर जो नाजायज़ टैक्सेस लगे हुए हैं उनको 50% कम किया जाए। क्या ज़राअत और सनत के ऊपर लगे हुए टैक्सेस को 50% तक कम किया गया? तो जवाब है जी कि नहीं किया गया, ये मुतालबा भी नहीं माना गया। 9वां मुतालबा, सनत, तजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले।
नौजवान तो नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। जितना रश फॉरेन ऑफिस के बाहर लगा हुआ उतना तो कहीं पे भी नहीं है। एम्बेसियों के बाहर रश लगे हुए हैं। नौजवान पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो भी बाहर जाना चाहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है लेबर करवा लो, मैं भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। इस मुल्क में नौजवान रहने नहीं चाहते। 70% तालिब इल्म चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाए। और पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद 94% के बारे में क्लेम किया गया था थोड़ा अर्सा पहले एक सर्वे में कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के हमेशा के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। अब ये तो पाकिस्तान की हालत है। और क्या सनत और तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा, या इसके हवाले से कोई पॉलिसी है? सनतें लगातार नीचे जा रही हैं, तजारत पाकिस्तान कैसे करेगा? तजारत हो नहीं पा रही, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और सरमायाकारी कैसे ठीक होगी? वो तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ठीक होगी, वो तो कानून की हुक्मरानी के साथ ठीक होगी, वो तो रूल ऑफ लॉ के साथ ठीक होगी, और वो चीज़ें पाकिस्तान में है नहीं। नंबर 10, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म किया जाए। क्या किया गया? नहीं किया गया। मुराद याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाए। क्या लाया गया? नहीं लाया गया। तो अभी तक तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जिन शराइत के ऊपर ये ख़त्म हुआ एहतजाज या धरना, ज़रा आप ये देख लीजिए कि मांगा क्या जमात इस्लामी ने और उन्हें मिला क्या है। कुछ वादे मिले हैं, या ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में जा रही है, इलेक्शन में जाने से पहले एक मंशूर जो लिखा जाता है ना, जिसपे आमतौर पे अमल दरामद नहीं होता, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए होता है, एक स्टंट के तौर पे होता है। तो वो जो एक मंशूर लिखा जाता है, उस टाइप की एक चीज़ इनके हवाले कर दी गई है कि जनाब अब आप घर जाएं। वो छनकना दे के नहीं भेज देते किसी को, जाओ खेलो जाके इससे। और जमात इस्लामी के साथ वो वाला गेम कर दिया। अब एमल वली खान साहब का भी स्टेटमेंट आया है, फवाद चौधरी साहब है वो पहले कह रहे थे, और बहुत सारे लोग वो कह रहे थे कि जमात इस्लामी को बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए। जमात इस्लामी को अकेले काम करने का जो शौक चढ़ा है, उसकी वजह से जमात इस्लामी का कोई एक मूव भी कामयाब नहीं हो पा रहा, बल्कि उनके लिए परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। ये उन्होंने एक स्टंट किया था पॉलिटिकल, ऐसा लगता है। और जो मुतालबात उनके थे, मैंने पहले दिन कहा था कि या तो ये हुकूमत घर जाएगी या जमात इस्लामी नाकाम होकर वापस जाएगी, क्योंकि ये मुतालबात मानना हुकूमत के बस की बात नहीं है। अच्छा जी, धरना खत्म करने पर मुआहिदा जो तय पाया, उसकी कॉपी मंजर आम पे आ गई है। और मुआहिदे में कहा गया कि रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा, पता नहीं कब। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा, पता नहीं कब। जिस दिन धरना खत्म हुआ उस दिन 2.5 रुपए से ज्यादा बिजली का यूनिट फिर बढ़ गया है। यानी बिजली की कीमत कम करने के ऊपर धरना सबसे मेन पॉइंट था इनका, कि बिजली की कीमत हम कम करवाएंगे। और जिस दिन इनका धरना खत्म हुआ, वो इस खबर के साथ खत्म हुआ कि आज 2.5 रुपए से ज्यादा बिजली का फी यूनिट दोबारा हुकूमत ने बढ़ा दिया है। ये तो हो गया। मुआहदे के मुताबिक बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मुअस्सर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मुआहदे में तय पाया कि IPPs के मुआहदों पर मुकम्मल नज़रसानी की जाएगी। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 11 माह में काम मुकम्मल करेगी। मुआहदे के मुताबिक सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 सीसी तक महदूद किया जाएगा। अभी गाड़ियां लेके दी है, 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके दी स्पीकर के लिए, खबर आई हुई थी। सबकी गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं। 1800 सीसी तो ये कम से कम इस्तेमाल करते हैं, आप 1300 सीसी की बात कर रहे हैं। ये तो 6-6 हज़ार सीसी गाड़ियां, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके तो घर की सब्जी 1300 सीसी की गाड़ी में नहीं आती। ये जमात इस्लामी वाले कहां से ख्वाब देख रहे हैं। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। वादे रहे जमात इस्लामी का धरना 2 हफ्ते तक जारी रहा, और मोहसिन नकवी ने, अता तारड़ ने इनके साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म तो इनको मिला भी नहीं। तो इस तरह जमात इस्लामी का जो है वो धरना खत्म हो गया और सारे हंसी खुशी रहने लगे। जमात इस्लामी के धरने से फ़र्क क्या पड़ा, गौर कीजिएगा। जमात इस्लामी निकली, आई, आकर बैठी, धरना दिया, मुज़ाकरात किए, वापस चली गई। जमात इस्लामी के आने वाले दिन से एक दिन पहले, यानी 25 जुलाई से, आज की तारीख है जी 9 अगस्त, 25 जुलाई को जैसा पाकिस्तान था, क्या 9 अगस्त को उससे बेहतर पाकिस्तान है? मेरा सवाल है आपसे। 2 हफ्ते से ज़्यादा का धरना दिया ना इन्होंने, उसमें कुछ तो अचीव किया होगा ना, कुछ तो वो क्लेम कर सकते हैं कि जी ये वाली चीज़ हमने अचीव कर ली। क्या कोई चीज़ उन्होंने अचीव की? सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा मुझे ये कुछ भी नहीं लगा। मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बैठना पड़ेगा, बैठ के फैसला करें कि इस मुल्क को कैसे चलाना है और किसने चलाना है। इस मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है या चंद बंदों ने बैठ के बंद कमरों में गलत फैसले करके इस मुल्क का पहले की तरह हमेशा बेड़ा गर्क किए जाना है जो उन्होंने हमेशा से किया है। बहरहाल
ये मैंने आपके सामने रख दिया। अजहर मशवानी साहब के भाई जो है उनको 13 अगस्त तक हर हाल में पेश किया जाए अदालत में। ये अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में केस लगा हुआ था। तफसीलात सारी बताई गई। ये भी बताया गया कि उनकी बेगम को ना रोकने पर कुछ जो अहलकार हैं सरकारी उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको सजाएं दी गई। अंदाजा कीजिए आप, एक खातून जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, एक खातून जो सिर्फ ट्रैवल करके अपने शौहर के पास जा रही हैं, उनके साथ ये जुल्म किया गया। और फिर जो वहां पे उस वक्त अहलकार मौजूद थे सरकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। फिर यह भी बताया गया कि अजहर मशवानी के भाइयों के साथ पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। फिर अजहर मशवानी को बाकायदा राब्ता करके ये कहा गया कि तुम बाद आ जाओ, तुम्हारे भाइयों को छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अजहर मशवानी साहब ने बताई। अजहर मशवानी साहब के जो लॉयर हैं, उन्होंने बाबर अवान साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताई, और 13 तारीख तक उन्होंने कहा जी पेश करें, और नहीं तो फिर बड़ा सख्त ऑर्डर आएगा बाद में। कादी फायद ईसा साहब को अचानक एकदम उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसने तो मुझे हिला के रख दिया। यानी कादी फायद ईसा साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। उन्होंने कहा जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। ये कादी फायद ईसा साहब का स्टेटमेंट है। देखिए, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मुकदमा ये बड़ा अजीब सा है। ये मारगला की पहाड़ियों का मामला है। मारगला की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो कब्जा हर कोई करना चाहता है। वो बहुत महंगा इलाका है, बहुत कीमती इलाका है। वहाँ पे कोई सोसाइटी बनाना चाहता है, कोई होटल बनाना चाहता है, कोई किसी और नुक्ता नज़र से लेना चाहता है। हर इदारे की उसके ऊपर नज़र है। पाक फौज भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा ले चुकी है, मजीद लेना चाहती है। BBC ने खबर छापी हुई है कि 2 गाँव हैं, वो भी अब दिफाई मकसद के लिए वजारत दिफा को चाहिए पाक फौज के लिए, और वो गांव वाले जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं जी खुदारा हमें हमारे गांव में रहने दें, हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं, इनके बगैर भी दिफा हो जाएगा। वो अपनी बात कर रहे हैं, वजारत दिफा अपनी बात कर रही है, तो अदालत अपनी बात कर रही है। लेकिन कादी साहब का स्टेटमेंट अपने आप को यहाँ तक महदूद रखते हैं। कादी साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें कादी साहब ने कहा कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। थोड़ा अर्सा पहले कादी साहब का स्टेटमेंट था आजकल जमहूरियत का ज़माना है। बस ये 2 स्टेटमेंट आप अपने सामने रख लीजिए। वो कादी फायद ईसा साहब जो पहले जमहूरियत का राग लाप रहे थे, वो कहते जमहूरियत का ज़माना है, ज़बरदस्त जमहूरियत है इस मुल्क में, जमहूरी माहौल है, और मेरे दौर के अंदर तो बहुत गलत चीज़ें नहीं हुई, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जब से मैं आया हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। कादी साहब की सोच में ये इनकलाब कैसे आया? ये इनकलाब कैसे आया? ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़े ये मुतालबा कर दिया है कि अगले चीफ जस्टिस की अनाउंसमेंट की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन किया जाए, और किसी किस्म की आइन में गुंजाइश नहीं है किसी चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की। इन एक्सटेंशनों ने वैसे भी पाकिस्तान का जो है वो हाल ये कर दिया है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।